हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एक्सरसाइज। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का एक्सरसाइज, यानी कि इस चैप्टर के अंदर, यानी इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हम उन सब के आंसर देखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको सारे क्वेश्चन के आंसर मिले। एंड आपको बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, तो इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया कीजिए, वहाँ आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई वीडियो ज़रूर अवेलेबल होती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा चैप्टर नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। ओके, तो डायग्राम हमें क्या करना है, फिल करना है। तो यहाँ पे दिया गया है बीच में एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, यानी जो एविडेंस, क्या क्या सबूत थे एवोल्यूशन के। तो यहाँ पे एक बताया गया है मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा है सिमिलरिटीज इन बोन्स स्ट्रक्चर, बाकी के ये और ये खाली है। तो इनमें क्या आएंगे, हम वो आंसर्स देख लेते। ओके, तो ऑलरेडी आपको आंसर्स में मॉर्फोलॉजिकल और सिमिलरिटीज इन बोन्स स्ट्रक्चर दिया हुआ था। तो इधर जो खाली था हमारा बॉक्स, उसमें लिख देंगे एम्ब्रोयोलॉजिकल, और इसमें लिख देंगे कनेक्टिंग लिंक्स। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक्स। तो यहाँ पे चारों बॉक्स के आंसर बता दिए मैंने, आपको लिख लेना है। हाँ, और मैं कुछ सारे आंसर के यहाँ पे कुछ कुछ सेकंड के लिए रुकूंगी, आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना है या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से समझाया भी गया है, तो आपको क्या करना है, अगर समझना है तो मैं कुछ सेकंड के लिए पहले आप ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी, तब आप उसका लिखते जाओ, वीडियो को पॉज करके, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में बताया गया है। ओके, चलिए देखते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई सेम इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। ए है, पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन एवोल्यूशन बिगेन अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो। आंसर आपको बताने, तो आंसर आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो। ओके, फर्स्टली आप इतना लिखो जो दिख रहा है आपको, ब्लैक कलर से लिखे हो, फिर उसके बाद मैं आपको फोटोज़ दिखाती हूँ, फिर उसके अंदर का आंसर लिखना। ओके, आई थिंक आप सबने लिख लिए होंगे। फिर आप देखो, यहाँ पे आपको ये इमेज दिखाया जा रहा है, फोटो जो दिखा रहा था, यहाँ पे लिखा है ह्यूमन एवोल्यूशन। ओके, ह्यूमन एवोल्यूशन, तो ह्यूमन का एवोल्यूशन किस तरह हुआ वो आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट भी किया गया है, कितने 7 करोड़ ईयर्स अगो का दिखाया गया। उसके बाद है, उसके उसके आगे, फिर उसके आगे किस तरह बताया गया वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको, आप सब वीडियो को पॉज करके लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आपकी बुक्स में भी दिए गए हैं, तो अच्छे से इसको रीड कर लो, हो सकते हैं इसके ऊपर, इसके बेस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले आपको। ठीक है, आई थिंक आप लोग सब ने आंसर लिख लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। इसमें भी आपको वही पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफाई सेम इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो बी क्वेश्चन यानी कि दूसरा है, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली लीड्स टू स्पीसिएशन। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है। ओके, आप लोग देख लो और लिख लो। चलिए इसके आगे का आंसर देख लीजिए। यहाँ पर आपको फोटोज़ दिखा जा रहे हैं, तो ये हाफ है, तो मैं शॉर्ट कर देती हूँ, तब दिख जाएंगे पूरे। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप लोग लिख लीजिए वीडियो को, अगर इस फोटोज़ को बनाना चाहते हो तो बना लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सी है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। तो उसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर कार्बन 614 का भी दिखाया गया कि जो रेडियो एक्टिव होता है, जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं फॉसिल्स कब का है,
ये आप पढ़े होंगे बुक्स में, आपने जो आपकी चैप्टर है उसमें एक्सप्लेनेशन में देखे होंगे। ओके, तो ये आंसर है आपकी स्क्रीन पे, आप लोग लिख लो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का डी है। इसमें क्वेश्चन किया गया है देयर इज एविडेंस ऑफ फैटल साइंस अमॉन्ग कॉर्डेट्स। तो ये इसके आंसर है। चलिए इसके आगे का आंसर हम लोग देख ले रहे हैं। मैं रुक रही हूँ ना, इसके बीच में आपको वीडियो को पॉज करके लिख लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये आपको फोटोज़ दिखाए जा रहे हैं, ये आपकी बुक में भी दिखाया गया कि किस तरह फिश है, टोर्टोइज है, चिक है और रैबिट है और मैन है, यानी कि शुरुआती जो होते बच्चे कैसे होते हैं, उसके बाद फिर बाद में यहाँ पर चेंज दिखाया गया है। ये मतलब ये बीच में दिखाया गया, ये सबसे फर्स्टली कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयज़ है, फिर लास्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयज़, डेवलप्ड होते होते कैसे इस तरह चेंज हो जाते हैं सारे, ठीक है, वो दिखाया गया आपको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय यूजिंग करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यानी जो आपको ब्रैकेट्स दिया गया है उसके अंदर से आपको सही जो ऑप्शन है उसको फिल कर देना है, ताकि वो स्टेटमेंट जो आपको दिया गया क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर ए है, द कॉजलिटी बिहाइंड द सडन चेंज was understood due to dash principle of Hugo डी वेरिस। तो इसका आंसर क्या आएगा, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्ट वाला जो है ना हमारा ड्यू टू, यहाँ पर फिल करना है ना, क्योंकि वहाँ पे हमको खाली जगह दिया है, तो हम उसकी जगह लिखेंगे म्यूटेशन। यहाँ देखो आपको लिखा दिख रहा है म्यूटेशन, यहाँ पे MUTATION म्यूटेशन, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, बी है, द प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट प्रोटीन सिंथेसिस ऑक्यूर्स थ्रू डैश वाज गिवन बाय जॉर्ज बिडल एंड एडवर्ड टैटम। तो इसका जो है ना आपको आंसर बताना है। एक सेकेंड में आपको इसका दिखा देती हूँ, जो हमारा फिल करना है, जहाँ हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे, जो खाली जगह पे लिखोगे ट्रांसलोकेशन। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा कि द प्रूफ ऑफ द फैक्ट फॉर द फैक्ट दैट प्रोटीन सिंथेसिस ऑक्यूर्स थ्रू ट्रांसलोकेशन वाज गिवन बाय जॉर्ज बिडल एंड एडवर्ड टैटम। ठीक है, हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। सी है हमारा, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू mRNA। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, इज गिवन इज कॉल्ड एज डैश प्रोसेस। तो वहाँ पे आएगा, खाली जगह पे आएगा एज डैश प्रोसेस की जगह, तो एज के आप एज के बाद जो खाली जगह उसमें लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, आपको देखो यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है कि खाली जगह पे इसको ही लिखना है, खाली जगह पे इसी को लिखना है, खाली जगह पे इसी को लिखना है। ओके, उसके बाद फिर भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर दिखाती हूँ, नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकती थी, एक साथ क्वेश्चन पढ़ लेती उसके बाद पूरे आंसर दिखा देती, नहीं, फिर मैं एक एक करके दिखा रही ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। डी है हमारा, एवोल्यूशन मीन्स डैश। एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है तो वो आपको बताना है। तो एवोल्यूशन मीन्स होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट, तो खाली जगह पे आप लोग लिख दो ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा ई। उसके बाद ई में है क्वेश्चन, वेस्टिकल ऑर्गन डैश प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो खाली जगह उसमें क्या लिखेंगे आप लोग, उसमें आप लोग लिखेंगे अपेंडिक्स। ओके, तो खाली जगह पे लिख दीजिए कि विसिटिकल ऑर्गन्स अपेंडिक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन नोन टू यू। तो क्वेश्चन नंबर ए है लैमर्किज्म। तो लैमर्किज्म का आंसर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, आपको लिख लेना है। ओके, फर्स्टली जो आपको दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उसके आगे कंटिन्यूअसली आंसर है इतना। ओके, ये जिराफ का दिखाया गया कि जिराफ की जो नेक है वो किस तरह लंबी हुई। आप अपने बुक में पढ़े होंगे थ्योरी, तो आपको समझा होगा, वही थ्योरी है लैमर्किज्म का। ठीक है, तो ये आंसर पहले लिखिए, फिर ये डायग्राम बनाना चाहते तो बना लीजिए, नहीं तो समझ सकते तो समझ लीजिए, बस इतना ही है क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का बी है,
डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये डार्विन की थ्योरी आपको बतानी, तो डार्विन की थ्योरी बस इतना ही दिखाया जा रहा है। ऊपर जितना भी आंसर है वो लिख लीजिए आप लोग। ओके, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन स्टेट्स दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव ग्रेट कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. As a result, population of organism increases at high rate. All the organisms compete with each other for food and space. In the competition, only those nature selection, only those organisms survive which modified according to the environmental condition. The nature selects only those organisms which are fit to live, and the remaining disappears. The selected organism live and perform reproduction. They give rise to the new species with their own specific character. ओके, तो ये डार्विन का थ्योरी है जो मैंने आपको बता दिया। इस थ्योरी को आप लोग लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 का सी, एम्ब्रोयोलॉजी। तो इसका आंसर भी यहीं तक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये आप एम्ब्रोयोलॉजी का लिख लीजिए। एम्ब्रोयोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो एंड फिटस. ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स start life form on one cell structure called zygote. Zygote undergoes repeated mitosis, changed into formula. It's changed into blastula and then to gastrula developed into mature fetus. ठीक है, यानी आपको यहाँ पे बताया गया है कि एम्ब्रोलॉजी का स्टडी आप करते हो तो जो भी मतलब लाइफ होती है वो एक सेल से बनती है, फिर उसके बाद वो डेवलपमेंट होता है, फिर आगे बनता है वो। ठीक है, सो आप लोग आंसर लिख लीजिए एम्ब्रोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का डी है एवोल्यूशन। इसका आंसर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसको लिख लीजिए। एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज टेकिंग प्लेस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. द ग्रेजुअल चेंज इज अ very slow going process. The change is a specific character of living organism. For several generation from a new species, the nature selects the new species. Besides, the change occur in stars and planets in space, and the biosphere on earth is also taken into the account for evolution. ओके, बस इतना ही आंसर है, लिख लीजिए। मैंने हाईलाइट भी किया है बस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ई है कनेक्टिंग लिंक्स। तो कनेक्टिंग लिंक का आंसर है, ये आपको ये लंगफिश का भी डायग्राम बनाना चाहिए तो बना लो, वरना आपको एग्जाम्पल में याद रखना है कि लंगफिश है ना कनेक्टिंग लिंक्स का, कनेक्टिंग लिंक का एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता रही, वो याद रखना है। ओके, फर्स्ट आंसर है ये, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। आंसर है द एनिमल और प्लांट्स विच प्रोसेस द characteristic of two different group of animal or plant. These plants or animal are connecting links. For example, lungfish resemble the fish in having parrots, fins, gills, and scales on its body, but is respired through lungs like amphibians. Thus, lungfish act as a connecting link between fish and amphibian. दैट्स आपको यहाँ पे बताया गया कि जो कनेक्टिंग लिंक होता है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे याद रखना है कि कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में होता है, फिश एंड एम्फीबियन के। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन हेरिडिटी। आपको करना है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडेटरी चेंज। तो आपको आंसर बताना है डिफाइन हेरिडिटी का। ओके, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्टली आंसर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर और द ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट्स टू अदर ऑफस्प्रिंग्स. The traits they are the transferred to the progeny and known as a inherited traits. Example: every color, every loop structure, blood group. Heredity includes not only physical but also physical psychological qualities. These qualities may be either expressed or they may be latent in the offspring. Trait is received. The mechanism of heredity involves, first point है mating, fusion of the male germ cell spermatozoa with the female ovum. Next point है growth, repeated mitotic division of the zygote. Third point है chromosomes, both the male and female
gametes contain nucleus which further contains the chromosomes. Both of them have 24 chromosomes each. Next point, the gene. Chromosomes further contain smaller structure that are called genes. Now these genes are the structure that get passed on. Different genes are responsible for different characters. For example, there are genes that determine eye color, genes that determine your blood group, etc. Genes get passed on to the progeny from both the mother and father. Depending on the dominance of the gene, that particular character would be expressed in the progeny. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है चेंज फैक्टर. Even through each parent passes on 24 pairs of chromosomes to the progeny. The progeny doesn't have 48 pairs of chromosomes on fertilization. Due to reproduction division, there are 24 pairs of chromosomes only. Which 24 pairs will be selected is a matter of chance and it is not predetermined. ओके तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है यहाँ तक. ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. डिफाइन वेस्टिकल ऑर्गन्स. राइट नेम्स ऑफ सम वेस्टिकल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी एंड राइट द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स इन हुम सेम ऑर्गन एंड फंक्शनल. ओके, चलिए देखते हैं ये आंसर. ये आंसर है यहाँ पर अंडर डेवलप्ड अनलेसिस ऑर्गन्स इन द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज वेस्टिकल ऑर्गन्स. ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि वेस्टिकल ऑर्गन्स क्या होता है. ठीक है, उसके बाद सच ऑर्गन्स अनलेस इज द सम ऑर्गेनिजम्स बट दीज ऑर्गन्स आर यूजफुल इन अदर ऑर्गेनिजम्स. दीज ऑर्गन्स बिगन टू degenerate and may take 1,000 years to degenerate. For example, appendix, ear, pinna, muscles, tail, bone. ओके, यहाँ पे अपेंडिक्स दिखाया गया आपको. ओके, ये किस तरीके एक तरीके से वेस्टिकल ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर. ये पहले अभी ये किसी काम का नहीं है, वेस्टिकल है, पहले ही काम के लिए था. क्यों? क्योंकि पहले हम आप लोग सभी जानते हो कि सब खाना बना कर खाते हैं, ऑफ कोर्स, है ना. तो ये पहले जब हम लोग कट जैसे कि कैरेट वगैरह खाते तो उसमें ये हेल्प करता था. ओके, और अभी हम लोग ऑफिसली सब खाना बनाकर खाते ज़्यादा और बेटर तरीके से, तो इसका कुछ यूज़ नहीं होता है. ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको समझाई गई है. सो आप ये आंसर लिखो, फिर मैं आपको ये बता देती हूँ, ये भी लिख लो यहाँ तक. ठीक है, ये जो दिखा रही है इसको भी लिख लो. ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है वेस्टिकल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी. यहाँ पे बताया गया है फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म. तो ये हमारे बॉडी में जो है अपेंडिक्स वो वेस्टिकल है, लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में फंक्शन का काम करते हैं. ओके, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इन काउज, बफेलो, ईयर, पिना मसल्स, टेल बोन. यहाँ पे फंक्शनल इन अदर में आएगा इन मंकीज फॉर मूविंग ईयर पिना और यूजफुल इन ऑल टेल्ड एनिमल्स. ओके, तो ये आपको एग्जाम्पल में पूछा था ना एक्स्ट्रा बताने के लिए कि जो और कौन से जानवर है जो सेम ऑर्गन्स हम जो यूज़ नहीं है हमारे, नहीं यूज़ करते या फिर अदर करते थे पहले, तो वह उसका फंक्शनल बताने की दूसरे जो अलग ऑर्गेनिज्म से उनमें क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, आप लोग लिख लीजिए. ओके, क्योंकि यहाँ पे टू टाइप्स बताया गया है. वेस्टिकल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, जो हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी में वेस्टिकल है, वही चीज़ जो अदर एनिमल से या अदर ऑर्गेनिज्म से उनमें वो फंक्शन का काम करते हैं. ठीक है, तो ये आंसर ही लिख लीजिए. ओके, यहाँ पे डायग्राम भी बनाना चाहो तो बना सकते हो आप लोग, ये समझने के लिए आपको दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है ए. हाउ आर द हेरिडिटी चेंज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन. ये आंसर है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आपको लिख लेना है. मैं आपको हाईलाइट की थी, अब हटा देती हूँ. ओके, आई थिंक सब ने आंसर लिख लिया होगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 है बी. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. तो यहाँ पे आंसर है, आंसर डीएनए फॉर्म्स
mRNA यानी मीन्स मैसेंजर RNA, मैं आपको बताई भी हूँ, एंड mRNA फॉर्म्स प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। यहाँ पे DNA, मैसेंजर RNA और प्रोटीन का दिखाया गया कि किस तरह ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, फिर ये प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए, इसके ज़रिए भी आप समझ सकते हो। Messenger RNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA. The sequence of the nucleotides in messenger RNA produced is always complementary to the DNA strand. RNA is the synthesized by a process called transcription. Okay. आई थिंक आप लोगों ने ये आंसर लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा ना तो मेरे को एक बार दिखा देती हूँ, लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे का मैं पढ़ देती, एक्सप्लेन कर देती हूँ। द मैसेंजर RNA कम्स इन द साइटोप्लाज्म विद कोडेड मैसेज फ्रॉम DNA यानी कोडेड रहता है। जो मैसेंजर RNA है ना, साइटोप्लाज्म के साथ कोड के साथ ही DNA को देता है, वो कोडेड रहता है मैसेज, ठीक है। यहाँ पे दिखाया भी गया है, आपकी बुक में भी दिया गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है द मैसेज कंटेन कोड्स फ्रॉम अमाइनो एसिड। द कोड for each amino acid consists in 3 nucleotides called triplet codons. Each messenger RNA contains thousands of triplet codons. Amino acids are supplied by the tRNA means transfer RNA. Per message on messenger RNA for this tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. This is called translation. Okay. नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके लिख लो, ठीक है। मैं फिर भी याद दिला दे रही हूँ आपको। यहाँ पे ट्रांसलेशन का ये दिखाया गया है डायग्राम, आप लोग चाहो तो बना सकते हो, या तो आपकी बुक में दिया गया, सिर्फ समझ लो, ओके। नेक्स्ट है द अमाइनो एसिड ब्रॉट इन अ बाय tRNA इज अ बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विथ द हेल्प ऑफ rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA. During the process, ribosome keep on moving from one end to other end of mRNA by the distance of triplet codons. Such many chains come together to form a complex protein. ओके तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी था वो आंसर कंप्लीट हो जाता है, ओके। मैं आपको दिखाते गई, आप लोग लिख लेना बैक कर करके अगर छूट जाए कुछ तो, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का सी, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड मेंशन द प्रूफ सपोर्टिंग इट। इसका आंसर जितना भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पहले आप वो लिख लो। नेक्स्ट यहाँ तक लिख लो, बस आपका आंसर इतना ही, जितना स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उतना लिख लो। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सी जो आंसर है कंप्लीट हो जाएगा, सी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटेड, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का डी। इसमें आपको करना है एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंस इन एवोल्यूशन, ओके। फर्स्टली ये आंसर लिख लिया आप लोग, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको डायग्राम। आंसर है सम ऑर्गन्स of different animal are dissimilar in function but they are made of similar bones and bony joints. For example, human hands, cat forelegs, pentagon of bat and flipper of whale perform different function. Hand for holding, foreleg for walking, pentagon for flying and flipper of swimming. All these organisms made of similar 5 bones patterns. यहाँ पे देखो आपके हाथ में भी 5 बोन्स होते ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे भी दिखाया गया कि जो कैट है आपको सिमिलर चीज़ दिखाया गया है कि कैट की जो 4 लेग होते हैं उसमें भी 5 होते हैं, बट इतना काम होता है कि ह्यूमन हैंड क्या करता है, होल्डिंग का काम करता है, और जो कैट 4 लेग है वॉकिंग का काम करता है। उसी तरह यहाँ पे दिखाया गया है पेंटागियम और यहाँ पे दिखाया गया फ्लीपर का, ठीक है। तो ये पेंटागियम में वो क्या होता है, फ्लाइंग के लिए यूज़ होता है, और जो फ्लीपर होता है वो स्विमिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो ह्यूमन हैंड है, कैट 4 लेग है, पेंटागियम ऑफ बैट है और फ्लीपर ऑफ व्हेल है। तो देखो सब चीज़ सेम है ना, दिखाया गया फंक्शन क्या है उनका वही बताया गया वहाँ पर आंसर में, ओके। तो यहाँ पे आंसर में लिख देना है आपको ये स्ट्रक्चर बनाकर, ये इजीली है तो आप लोग बना ही सकते हो समझने के लिए, तो आपकी बुक में भी है, लिख देना आंसर उसके बाद कि दिस स्ट्रक्चर शोज दैट दीज एनिमल्स में हैव कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो डी था वो कंप्लीट हो जाता है, ओके।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का ई, डिफाइन फॉसिल, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल एज अ प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आंसर दिखा रही हूँ मैं। आंसर है एनी प्रिजर्व्ड रिमाइंस इम्प्रेशन ऑफ ट्रांस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड इन द पास्ट इन कॉल्ड फॉसिल। ये देखो, ये फॉसिल का ना डेफिनेशन है, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, आपको 2 मार्क्स के लिए अगर पूछे ना तो यहाँ देखो एनी से लेकर फॉसिल जो लिखा है ना वहाँ तक भी अगर आप लिखते हो ना तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो फॉसिल का डेफिनेशन है। ओके, एग्जाम्पल इंक्लूडेड बोन्स, शेल, exoskeleton, स्टोन, इन प्रिंट्स ऑफ एनिमल एक्सेट्रा। फॉसिल्स ऑफ फिश का दिखाया गया यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर। ओके, उसके आगे का आंसर है कंटिन्यूअसली। बस इतना ही है, आप लोग बस लिख लो, इतना ही है इसका आंसर, जितना स्क्रीन पे दिख रहा है बस। ओके, चलिए, आई होप आप सबने लिख लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7 का एफ, राइट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन। आंसर यहाँ पे दिखाया गया। फर्स्टली ये जितने पॉइंट आपको दिख रहे हैं यहाँ तक लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे का आंसर। आई थिंक आप सब ने द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन जो है, इसका जहाँ तक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उतना लिख लिए होंगे। उसके आगे का मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके आगे का यहाँ तक है, ठीक है। ये बस 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखाया गया है, दैट्स ओके। किस तरह 7 करोड़ ईयर्स को दिखाया गया है, फिर उसके बाद किस तरह इंसान का डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो इतना आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक आंसर लिखने के बाद ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। हो सकते है आपको पूछ दे फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, ये आंसर क्वेश्चंस, ओके, इससे रिलेटेड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म है अब हमारा, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बाकी है। सो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझा होगा। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आपको अदर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर या कुछ चाहिए होंगे साइंस का तो आप वो भी हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हो। ओके, आया कोई भी क्वेश्चन बच जाए तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी उस आंसर को, क्वेश्चन को। ओके, सो बाय एंड टेक केयर, एंड एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कॉमेंट, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियोज़। Okay, thanks for watching, or check the description box. Okay.